ओके, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी एमिशंस होते हैं, ठीक है, उन सब एमिशंस का हम लोग कैसे यूज करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ दीज रेडिएशंस। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका जो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो कैसा है ह्यूमन बॉडी पर, और कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है। इस पार्ट के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफी सारे टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया है, काफी सारे प्रीलिम पेपर्स में भी पूछे गए हैं, और काफी टाइम बोर्ड में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो में बनिए रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इनके यूजेस कौन कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है मेडिकल यूज। ठीक है, मेडिकल यूज में हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट-60 टू ट्रीट कैंसर। यहां पर हम लोग एक रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? रेडियो आइसोटोप्स का मतलब होता है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है। सो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर लेस देन 82 आर फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। समझ गए? ठीक है, तो हम लोग जो इसमें यूज करते हैं वो है कोबाल्ट-60, दैट इज 60 कोबाल्ट-27, जो हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट कैंसर। फिर जो दूसरा है, हम लोग कुछ ट्रेसर्स यूज करते हैं। ट्रेसर्स मतलब होते हैं, दोज आर नथिंग बट एक रेडियो आइसोटोप्स ही होते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स लाइक रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि कोई ह्यूमन बॉडी में पहले से अगर कोई ब्रेन ट्यूमर हुआ है या ब्लड क्लॉट हुआ है, ताकि उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अर्ली स्टेज पे हो सके और उस इंसान की जान बचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रेसर्स यूज करते हैं। तो लाइक रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन एंड रेडियो आयोडीन, व्हाई? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ब्रेन ट्यूमर या फिर एनी ब्लड क्लॉट। तीसरा जो है वो है गामा रेज। गामा रेज, अब आपको पता है कि ये रेडियो आइसोटोप्स है, रेडियो आइसोटोप्स में से सारे रेज निकलेंगे, तो जो इसमें से जो गामा रेज निकलता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? वो हम लोग यूज करते हैं टू स्टेरिलाइज इन्फेक्टेड पार्ट्स। तो क्या होता है इन्फेक्टेड पार्ट? बैंडेज हो सकता है, सिरिंज हो सकता है, नीडल्स हो सकते हैं, सिजर्स हो सकते हैं। काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मेडिकली अगर आप पेशेंट्स पे यूज करते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। काफी सारे टाइम लोग उनको बॉइल करते हैं। तो सबसे चीप और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा रेज। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ स्टेरिलाइजिंग एनी मेडिकल इक्विपमेंट्स। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द साइंटिफिक यूज। साइंटिफिक यूज में हम लोग क्या है? साइंटिफिक यूज में हम लोग स्टडी करते हैं अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मतलब उसका जो पाथ है। ठीक है, अल्फा जब हम एक रेडियो आइसोटोप्स लेते हैं तो रेडियो आइसोटोप्स में सारे निकलेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसमें से जो अल्फा निकलेगा ना, उसका जो ट्रैजेक्टरी है हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कैसा हो रहा है, और इसी अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का साइज क्या है, और उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा है। ठीक है, वी गेट टू नो बाय द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है साइंटिफिक यूज में। फिर जो दूसरा है वो है ट्रेसर। ट्रेसर मतलब अगेन वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ट्रेसर्स हम लोग यूज करते हैं टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे मान लीजिए अगर एक प्लांट है और प्लांट में हमने फॉस्फोरस डाल दिया, तो बेसिकली इस ट्रेसर्स की मदद से हम लोग ये पढ़ते हैं कि कितना फॉस्फोरस एक प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है और किस लेवल तक उस प्लांट ने उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब किया है, कहां तक, किस लेवल तक उसने उसको एब्जॉर्ब किया है। तो वो हम लोग ट्रेसर्स की मदद से करते हैं। और फिर होता है एज। कोई भी रॉक या मान लीजिए कोई भी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही काफी सालों से प्रिजर्व थी और हमको एक्सकेवेशन के टाइम मिली है, तो उसका एज हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। तो उस कार्बन डेटिंग के लिए भी हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट आप बता सकते हो साइंटिफिक यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? देखिए, इंडस्ट्रियल यूज में इसको हम काफी सारी जगह पर यूज करते हैं। जो तीन इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल एंड रिएक्टर। तो लॉजिकल चीज है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग न्यूक्लियर प्लांट में यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी।
जो दूसरा है वो है इट इज यूज टू मेक द ल्यूमिनेसेंट साइन बाय यूजिंग आयनाइजिंग पावर। आपको ये जानकर हैरानी होगी बट जो रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जो है ट्रिटियम, ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, जो तीसरा जो रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है वो हम लोग यूज करते हैं एज अ ल्यूमिनेसेंट बोर्ड्स पे, ताकि वो ग्लो हो सके बिना कोई सेल एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ट्रिटियम मटेरियल है, ठीक है, इट कैन गो ग्लो अप टू 10 years विदाउट एनी यूज ऑफ सेल एंड बैटरी। तो वही चीज को हम लोग यूज करते हैं फॉर दी साइन बोर्ड्स, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इसमें, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। फिर जो तीसरा है वो है कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द पेपर एंड द प्लास्टिक बाय नोइंग द पेनिट्रेटिंग पावर। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मुझे पता है कि जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा हमको पता है कि बहुत ही थिन पेपर से पास हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, आप इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर में से मैंने अल्फा को पास किया और ये अल्फा निकल गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पेपर है ये बहुत थिन है, ठीक है, समझ गए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक दूसरा पेपर लूंगा जो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, और जब मैं इसमें से अल्फा पास करूंगा तो मैं देखूंगा कि यार अल्फा इसमें से पास नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा थिक है पहले से ज्यादा। फिर मैं थोड़ा सा और मोटा लूंगा, इसमें से अल्फा पास करूंगा तो जाहिर सी बात है अल्फा पास नहीं होगा। फिर मैं क्या यूज करूंगा, फिर मैं बीटा यूज करूंगा, बीटा से चेक करूंगा कि क्या बीटा इसमें से पास हो रहा है कि नहीं। अगर बीटा इसमें से पास हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और मोटा बना दूंगा, फिर देखूंगा पास हो रहा है कि नहीं, फिर मैं थोड़ा और मोटा बना दूंगा, फिर देखूंगा पास हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली जो भी थिकनेस है, चाहे वो पेपर का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो कोई मेटल का हो, वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग दीज बीटा रेडिएशंस, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट यूज हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अलग अलग फील्ड में, ठीक है। नाउ इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक इसमें 3-3 पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन मेडिकल फील्ड, या व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन इंडस्ट्रियल फील्ड, या फिर इन दी साइंटिफिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं 3-3 पॉइंट्स है, अगर आप सबके 3-3 पॉइंट भी याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। ये जो रेडिएशंस है इनके सोर्सेज क्या है, कहां से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है दैट इज नथिंग बट द रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब जो डायरेक्ट एक्सपोजर है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। तो अब आप सोचोगे ओके वेट अ सेकंड, तो मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जैसे महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो तारापुर है, तो मतलब मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं वहां पर बहुत सारे रेडिएशन होंगे। नहीं, ये वो वाला रेडिएशन नहीं है। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल रहते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई डिजास्टर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर फट सकता है और इसके अंदर के जो रेज है वो एक्सपोज हो सकते हैं टू दी सराउंडिंग, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ही यही होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर है, किसी कारण अगर वो एक्सपोज हो गए एनवायरमेंट में, सो दे कैन कॉज अ डिजास्टर। बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री में ऐसे डिजास्टर हुए। जो एक फेमस है वो है शर्नोबिल का, ठीक है, जो था जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था, फिर यूक्रेन का हुआ, अब पता नहीं, अब शायद रशिया का होगा, यूक्रेन का होगा, पता नहीं किसका होगा। तो वो जो शर्नोबिल था ना, वो सबसे बड़ा डिजास्टर था अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की हिस्ट्री में। उसको लेवल 7 का माना जाता है। काफी सारे लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स पे डिसाइड होता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। तो शर्नोबिल का जो डिजास्टर था वो इतना हॉरिबल था कि शर्नोबिल से लेकर जर्मनी तक, जिसकी दूरी 1400 किलोमीटर है, जर्मनी तक में जो मशरूम्स है ना, वो हाईली कंटामिनेटेड थे बाय दीज रेडिएशंस, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 1400 किलोमीटर तक वो रेडिएशन ने ट्रैवल किया, तो आप समझ सकते हो कितना डेडली होगा, और वो फिर भी लेवल 7 पे है, ठीक है। फिर एक और जो इंसिडेंट था वो था जापान में था, 2011 में हुआ था। अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही था, क्योंकि वहां पर एक भूकंप आ गया था जिसको रिक्टर स्केल पे 9 पे नापा गया था, और एक 15 मीटर की बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसके कारण उनके जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मेल्ट डाउन हो गए थे, और दे वर कंप्लीटली एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर, जिसके कारण काफी सारे उधर जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। तो जो एस्टिमेट बोला जाता है इसमें 1000 डेथ हुई थी जापान में जो लोगों की डेथ हुई थी वो समवेयर अराउंड 1000, ठीक है। तो काफी बड़ा डिजास्टर था। और जो तीसरा था वो रशिया में हुआ था, ठीक है। किरशिखेव ऐसा कुछ एक नाम है उसका, आप जाकर गूगल पे देख सकते हैं, किरशिखेव
डिजास्टर करके आप टाइप करोगे तो रशिया का था। उस एक्चुअली जापान और शर्नोबिल दोनों लेवल 7 के थे, ठीक है। बट जो किर्शिखीव था, जो रशिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसका जो था वो लेवल 6 था, ठीक है। तो वहां पर भी ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ डिजास्टर हुए हैं हिस्ट्री में, और उसके अलावा बहुत सारे यूएस में भी कुछ हुए हैं। तो ये ऐसे डिजास्टर्स है ना, ऐसे डिजास्टर से क्या होता है कि जो आसपास के एरियाज हैं दे बिकम्स हाईली कंटामिनेटेड, एंड द पीपल हु आर लिविंग देयर आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू दीज रेडिएशंस, ठीक है ना। इन रेडिएशन से होगा क्या, इन रेडिएशन से ये इफेक्ट्स होंगे। क्या हो सकता है, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है वो है डायरिया, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ हेयर, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ल्यूकीमिया या फिर कैंसर, ठीक है, समझ गए। ल्यूकीमिया या फिर कैंसर काफी टाइम ऐसे भी होता है कि ये रेडिएशन जो होते हैं ये काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि आपका कौन सा पार्ट एक्सपोज हुआ है, ठीक है। अगर आपका अपर पार्ट एक्सपोज हुआ है तो इट कैन कंप्लीटली अफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम्स है उनको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा है वो है जेनेटिक इफेक्ट्स, आपके डीएनए आरएनए को वो लोग ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये सब, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपकी पीढ़ी डिसाइड होगी, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट से। तो यहाँ पर ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो डर यही रहता है कि यहाँ तक ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, और जेनेटिक इफेक्ट इसमें सबसे डेडलीस्ट है, क्योंकि आपका पूरा जो आपकी पूरी आप बोल सकते हो जनरेशन है उस पर वो इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब होता है कुछ फ्यूल रॉड्स होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग एक फ्यूल रॉड यूज करते हैं। फ्यूल रॉड बेसिकली यूज होता है टू जस्ट अलाइन दी ज्योमेट्री ऑफ द फ्यूल्स दैट यू हैव यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो फ्यूल रॉड्स होते हैं इनकी एक एज होती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम उसको निकाल देते हैं और इसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। बट इसको हम ऐसे डिस्चार्ज नहीं करते, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते हैं, पानी में नहीं फेंकते हैं, ठीक है। क्योंकि भले ही इसके अंदर हम लोग फ्यूल रखते हो, एक रॉड होता है जिसके अंदर आप फ्यूल ऐसे रखते हो, ठीक है। तो भले ही ये रॉड जो है इसके अंदर आप फ्यूल रखते हो, बट ये फिर भी ये जो रॉड होता है इट्स वेरी हाईली कंटामिनेटेड, ठीक है। और इसको आप कहीं भी ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिस्चार्ज के टाइम भी ये काफी सारे अपने आसपास के एरिया को हाईली कंटामिनेट करता है। और जो तीसरा है वो है कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन का मतलब हो गया या फिर सोलर रेडिएशन, जैसे सन से जो रेज निकलती है उसमें गामा रेज भी होती है ना। तो यही गामा रेज मतलब गामा एमिशन ही एक तरीके से हो गया ना। तो ये जो गामा रेज होते हैं अगेन दे आर वेरी हार्मफुल फॉर दी ह्यूमन एंड ऑल्सो फॉर दी एनिमल एंड दी प्लांट्स, ठीक है। तो हालांकि ये जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है ये इतने बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में नहीं होते हैं, तो इंसान इससे सेफ है। बट दीज आर दी सोर्सेस ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन भी होता है, याद रखना, क्योंकि सन में से गामा रेज निकलती है। हालांकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उससे इंसान को कैंसर हो जाए या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, ठीक है। बट हाँ, अगर हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा तो हो सकता है कि ये गामा रेज धरती के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। So these are the sources of harmful radiation, and I have also explained you what are the short-term effects of these radiations, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। Now, what are background radiations? So मैं बस एक डेफिनेशन लिख देता हूं। Radiations like alpha, beta, gamma, to which we are exposed, but even in absence of visible radiation source, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखिए बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब होता है ऐसे रेडिएशन जो आपके बैकग्राउंड में है, मतलब आपके आसपास है, ठीक है। ऐसे रेडिएशंस को आप ना ही देख सकते हो, ठीक है। मतलब वो आपके आसपास हैं बट उनका जो सोर्स है आप उनको नहीं देख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसे रेडिएशन जो आपके आसपास हैं बट आप उनके जो सोर्स है उनको नहीं देख सकते हो,
ठीक है। सोर्स मतलब जैसे हो गया, मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि गामा रेस हमारे आसपास है क्योंकि वो सूरज से निकलते हैं, है ना। तो कुछ गामा रेस धरती के अंदर आ जाते हैं बट आप उनको देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके दो सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में हमारा क्या आ जाएगा, मतलब इंटरनल मतलब होता है अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के बाहर। तो एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में सोलर रेडिएशन आ जाएगा या फिर कॉस्मिक रेडिएशन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसकी। इंटरनल में दो आ जाएंगे। इंटरनल में एक आप बोल सकते हो, एक आ सकता है पोटेशियम, दैट इज K40 एंड दिस इज C14, दिस इज पोटेशियम एंड दिस इज कार्बन। तो ये जो इंटरनल, और एक रेडियम भी रहता है, रेडियम, रेडियम, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम भी मिलेंगे, आपके बॉडी के अंदर कार्बन भी मिलेगा, आपके बॉडी के अंदर रेडियम भी मिलेंगे। रेडियम तो सबसे ज्यादा बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। रेडियम सबसे ज्यादा बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपके बॉडी के अंदर है। सिमिलरली पोटेशियम भी है, C14 भी है, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर भी रेडिएशंस है और बॉडी के बाहर भी रेडिएशंस है, ठीक है। तो विच इज गुड, ठीक है। बट ये तब तक बढ़िया है जब तक इनका लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक डिसाइडेड है, ठीक है। जब तक इनका लेवल बढ़े ना, अगर इनका लेवल बढ़ गया, मतलब अगर मान लीजिए बाहर का जैसे जो आउटसाइड सोर्स है अगर वो बढ़ गया तो वो बहुत खतरनाक है। सिमिलरली अगर जो अंदर का जो इंटरनल सोर्स है अगर उसके रेडिएशंस बढ़ गए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस लेवल पर इट्स सेफ, ठीक है, जब तक ये दोनों एक पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड ना कर ले, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन। अभी मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपके पास एक एल्यूमिनियम है, आपके पास एक लेड है और आपके पास एक वाटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ये क्या है, ये था पेपर, ये था एल्यूमिनियम, ये था लेड और ये था वाटर। मैंने यहां से 4 पार्टिकल्स को पास किए, अल्फा, बीटा, गामा एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जब मैं अल्फा को पास करूंगा ना तो वो पेपर से पास नहीं हो सकता। तो अल्फा रेस जो है इट कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर। बीटा जो है, बीटा पेपर के आर पार निकल जाएगा बट इट कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम। गामा जो है, गामा कैन पास थ्रू पेपर, एल्यूमिनियम बट इट कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड। और जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन कैन पास थ्रू पेपर, एल्यूमिनियम, लेड बट इट कैन बी स्टॉप्ड बाय वाटर। समझ गए, ठीक है। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस, पेपर, एल्यूमिनियम, लेड एंड वाटर। हालांकि लास्ट वाला न्यूट्रॉन वाला कभी पूछते नहीं है तो मैं फिलहाल के लिए इसको मिटा देता हूं, बट जो इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए वो ये वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए तो ये होते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए, ठीक है। सो अल्फा कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर, बीटा कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम एंड गामा कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड। तो होता क्या है, देखिए अब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन लगाया है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये स्क्रीन के सामने एक लेड रखा है तो इस लेड ब्लॉक की यहाँ पर कुछ शैडो पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ शैडो पड़ेगी यहाँ पर। सो दिस शैडो विल बी डार्क। देखो यार, आप देख रहे हो मेरे हाथ, आप देख रहे हो मेरे हाथ का जो शैडो इस व्हाइट बोर्ड पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो लाइट रेज है, लाइट रेज इधर से टकरा कर इधर ही जा रही है। देयर इज नो लाइट रे दैट इज गोइंग थ्रू माय हैंड। अगर मेरे हाथ से आर पार होता तो आपको इधर शैडो नहीं दिखाई देता था। तो लाइट जो आ रही है वो टकरा कर इधर जा रही है, क्योंकि लाइट पीछे जा नहीं रही है, पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। उसी तरह लाइट इधर जा नहीं रही है, इसलिए आपको यहाँ पर जो शैडो दिखाई देगा वो डार्क दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रख देता, मैं यहाँ पर स्क्रीन रख देता, मैं यहाँ पर स्क्रीन रखता इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट हियर, तो क्या मुझे शैडो दिखता? हाँ, मुझे शैडो दिखता है इसका, ठीक है, मुझे इसका शैडो दिखता, बट मुझे ये थोड़ा सा फेंट दिखता। समझ लो, ये मुझे थोड़ा सा फेंट दिखता, फेंट शैडो दिखता बट ये थोड़ा सा फेंट दिखता। समझ लो फेंट का मतलब, समझ लो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जैसे ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ फेंट, देख रहे हो, मेरा वाला बहुत डार्क है, ये थोड़ा फेंट है,
क्लियर, समझ गए? सो हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब जिसमें से भी अगर थोड़ा सा भी अगर पार्टिकल उसमें से पास हो रहा है ना तो फेंट है वो, समझ रहे हो? थोड़ा सा भी पार्टिकल पास हो रहा है इसमें से फेंट हो। अगर आप इधर रखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर तो और भी ज्यादा फेंट होगा, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं मोर फेंट, मोर फेंट। ओके, क्लियर? चलो, तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन है ओके, अ मास ऑफ लेड इज एम्बेडेड इन अ ब्लॉक ऑफ अ वुडन, ठीक है? तो एक एक लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है? इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है? ये वुडन ब्लॉक है और ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें मैंने लगाया है मास ऑफ अ लेड, ठीक है? इसको मैंने एम्बेड कर दिया, तो ये लेड है, यहाँ पर ये लेड है, ठीक है? और ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है? ये एक वुडन ब्लॉक है। तो सवाल ये है कि रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्स इंसिडेंट ऑन द साइड ऑफ द ब्लॉक प्रोड्यूसेस अ शैडो ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्लेस्ड बियॉन्ड द ब्लॉक। द शैडो ऑफ द वुड इज फेंट बट द शैडो ऑफ द लेड इज डार्क। व्हाई? क्योंकि देखिए, जब आप इसमें से रेस को पास करोगे, जब आप इसमें से अल्फा रेस को पास करोगे, बीटा रेस को पास करोगे, गामा रेस को पास करोगे, तो क्या होगा, इस स्क्रीन पर, यहाँ पर जो आपने बड़ी सी जो स्क्रीन लगाई है, ठीक है, इस स्क्रीन पर आपको इसका शैडो दिखाई देगा, थोड़ा सा फेंट दिखाई देगा, है ना? थोड़ा सा फेंट शैडो दिखाई देगा। बट जैसे ये लेड में से पास करेगा तो लेड को जो लेड है, लेड किसको रोकता है? जाहिर सी बात है, अल्फा तो पास भी नहीं हो सकता, ना ही बीटा पास हो सकता है, ना ही गामा पास हो सकता है। तो यहां पर तो मुझे इसका कुछ दिखाई नहीं देगा ना, मुझे तो यहां पर इसका कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसका जो शैडो होगा वो बहुत डार्क होगा, डार्क शैडो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डार्क शैडो, डार्क शैडो दिखाई देगा इसका। बट बाकी सबका मुझे फेंट शैडो दिखाई देगा, समझो? बाकी सबका मुझे फेंट शैडो दिखाई देगा, समझ गए? तो फेंट शैडो का मतलब क्या होता है कि उसमें से कुछ ना कुछ रेस तो पास हुए हैं, कुछ ना कुछ। और डार्क का मतलब होता है कि उसमें से कुछ भी पास नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो है कि इफ द ब्लॉक ऑफ वुड इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम। अगर मैं यहां पर ही बना देता हूं, अगर मान लो यहां पर ये जो मैंने लकड़ी का टुकड़ा था, इस लकड़ी के टुकड़े की जगह यहां पर वुड ना होता, ये वुड था, दिस वाज वुड, और ये लेड था, ठीक है? अब ये एल्यूमिनियम है, और कुछ बोला लोगों ने, एंड हाँ, और ये लेड है, ठीक है? दिस इज लेड अगेन। तो यहां पर स्क्रीन है, मान लो यहां पर स्क्रीन है, तो कोई अफेक्ट पड़ेगा? तो देखते हैं। तो जब आपने इसमें से लाइट को, रेस को पास किया, तो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है? एल्यूमिनियम अल्फा को अलाउ करेगा क्या? नहीं। बीटा को अलाउ करेगा क्या? नहीं। गामा, बीटा को अलाउ नहीं करेगा, बट गामा को अलाउ करेगा क्या? हाँ, वो गामा को अलाउ करेगा। तो लाइट रे जो है वो यहां से जाएगी, तो मेरे को यहां पर थोड़ा सा शैडो मिलेगा, बट दैट विल बी फेंट शैडो। अगेन मेरे को फेंट शैडो मिलेगा। बात करते हैं लेड से। जैसे ही मैं रेस को लेड से पास करूंगा, तो अल्फा पास होगा? नहीं। बीटा पास होगा? नहीं। गामा पास होगा? नहीं। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? मुझे यहां पर एक अगेन डार्क शैडो मिलेगा, डार्क शैडो मिलेगा, ठीक है? तो सवाल ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहां पर कौन सा रे पास हुआ था? यहां पर हमारा अल्फा पास हुआ था, यहां पर हमारा बीटा पास हुआ था, यहां पर हमारा गामा पास हुआ था। बट यहां पर जो है, यहां पर सिर्फ कौन सा पास हुआ है? यहां पर सिर्फ गामा पास हुआ है। तो यहां पर जो आपको शैडो मिलेगा, उसके कंपैरिजन में यहां पर जो आपको शैडो मिलेगा, ये वाला शैडो थोड़ा सा फेंट होगा एज कंपेयर टू दिस। ये वाला जो शैडो है, इसका जो ये जो शैडो है, ये काफी ज्यादा फेंट होगा, क्योंकि इसमें से एक ही रेस पास हुई है। ये वाला जो शैडो है, इस ये जो शैडो है, ये शैडो में ये थोड़ा सा ज्यादा आप बोल सकते हो कि अच्छा शैडो होगा, ये और भी फेंट होगा, ठीक है? सो मैं बोल सकता हूं कि दिस शैडो विल बी मच मोर फेंटर एज कंपेयर टू दिस। समझो? दिस शैडो, द शैडो विल बी फेंटर
in first case as compared to second, ठीक है, as compared to second, ठीक है। चलो तो ये है, चलो सॉरी, लकड़ी में से अल्फा पास नहीं कर सकता, लकड़ी में से सिर्फ बीटा और गामा पास कर सकता है, ठीक है, अल्फा पास नहीं कर सकता। ओके चलिए, सो इस चैप्टर से आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी प्रीलिम क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड पूछे गए हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ूं कि या ऐसा कोई चीज छूट जाए जो आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ कवर करूं ताकि आपके लिए इजी हो सके। ये जो वीडियो, ठीक है, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी practice questions for radio activity. Okay, so that's it for the day. Thank you so much and have a nice day.